जी का गंगा जल अभिषेक। वैसे तो तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, पर आज संगम के तट पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भी संगम हुआ, जब भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले रुद्रावतार हनुमान का अभिषेक कराने स्वयं गंगा उनके द्वार पर पहुंच गई। ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद शक्ति के अवतार हनुमान जी को थकान लगी, तो उन्होंने इस संगम के तट पर विश्राम के लिए लेट गए। तब से लेकर आज तक मां गंगा उनको शयन कराने हर वर्ष आती हैं, और जिस वर्ष ऐसा नहीं होता है वो वर्ष अपने साथ अमंगल लाता है। ऐसे दुर्लभ पल के साक्षी बनने हजारों की संख्या में भक्त वहां खींचे चले आते हैं। दुनिया भर में नदियों किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन उस वक्त बढ़ने लगती है जब जल स्तर बढ़ने लगता है, और बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक जगह ऐसे भी है जिस शहर में लोग बाढ़ के आने की प्रार्थना करते हैं? मालूम नहीं तो हम आपको बताते हैं। तीर्थराज प्रयाग और इसके पीछे और कोई कारण धार्मिक कारण है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे तो महर्षि भरद्वाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो प्रयाग आए थे, लेकिन शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी गंगा के किनारे लेट गए, और ऐसा कहा जाता है कि तब से हर साल पतित पावनी गंगा हनुमान जी का जल अभिषेक कराने आती है। सबसे पहले तो माँ भगवती गंगा को प्रणाम। माँ गंगा मैया ने ये अवसर दिया, आज जो जन्माष्टमी कुछ ही समय के अंदर जन्माष्टमी लगने वाली है, तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन चयन किया गया यहाँ पर, और आज हनुमान जी महाराज को स्नान की स्थिति में ले आई माँ भगवती गंगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन को हम बड़े भाव के साथ भाव विभोर होकर माँ भगवती का स्वागत करते हैं। आज के दिन हम जो गंगा मैया वैदिक परंपरा के अनुसार जो वैदिक पद्धति होती है उसी के अनुसार हम माँ भगवती का पूजन करते हैं। आजकल खासकर माँ भगवती का स्वागत हमने दूध, दही, शहद, घी, जो पंचोपचार होते जो षोडोपचार जो है हम कहते हैं, उस पूजा के अनुसार हम माँ भगवती का स्वागत किया। तत्पश्चात सबसे पहले हमने माँ भगवती की आरती उतारी। आरती उतार के सारी क्रियाएँ जो प्रक्रियाएँ वो सब की है हमने, और ये आपके सामने कि हनुमान जी महाराज स्नान करके विश्राम अवस्था में अब जा रहे हैं। नगर कोतवाल कहे जाते हैं, हर वर्ष यहाँ पर गंगा जी आती हैं, तो क्या किस तरह की मान्यता है? जी, आप देख लीजिए कि कोई भी कोतवाल जो रखवाली करता है किसी क्षेत्र की, तो वो 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो इस अवसर पर देखिए माँ भगवती गंगा उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी महाराज का स्नान कराती है। तो जो हनुमान जी महाराज यहाँ कोतवाल बने हुए हैं, आज माँ भगवती उन्हें शयन करा रही है कि कुछ दिन आप विश्राम करिए, जितना भी समय माँ गंगा देगी उनको। तो इस बीच में तो ये सौभाग्यशाली दिन है, और हनुमान जी महाराज जो कोतवाल हैं प्रयागराज के, उनकी सेवा में स्वयं माँ भगवती गंगा आई हुई, तो ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है। कहा जाता है कि जिस वर्ष यहाँ माँ भगवती गंगा आती है विश्व कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है, और खासकर महामारी जैसी जो बाधाएं होती हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से ये सब बाधाएं दूर होती है। इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है, और हमारे लिए तो श्रेष्ठ दिन इसलिए कि माँ भगवती ने ये दिन चुना है। जन्माष्टमी का शुभ अवसर आया हुआ है, और हनुमान जी महाराज तो भगवान रामलला, कृष्ण लला के तो भक्त हैं, अनन्य पुत्र हैं। तो मैं तो कहूँगा ये सभी के लिए हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। जय श्री राम। निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। काशी में गंगा मां के जल स्तर में निरंतर वृद्धि जारी है। आज गंगा जी का पानी जल पुलिस कार्यालय की सीढ़ियों के पास तक आ गया। श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग स्नान ही कर रहे हैं। वाराणसी से खुशरंगीना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। यातायात जागरूकता का अनोखा तरीका, साइकिल पर हेलमेट लगाकर चलते हैं हेलमेट बाबा। गोंडा से ब्रेकिंग न्यूज। आपने यातायात जागरूकता के कई तरीके देखे और सुने होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं यातायात जागरूकता का एक नया तरीका, जिसमें ये एक वृद्धि पिछले 15 साल से साइकिल चलाकर सर में हेलमेट लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। और जब भी किसी जिले में पहुंचता है तो वहां पर यातायात पुलिस रमेश प्रजापति उर्फ हेलमेट बाबा के माध्यम से चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करते हैं। यही नजारा आज गोंडा के इनकैन चौराहे पर देखने को मिला, जहां पर हेलमेट बाबा और अपर पुलिस अधीक्षक एवं यातायात पुलिस ने चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया। रमेश प्रजापति उर्फ हेलमेट बाबा ने कहा कि यातायात का नियम का पालन करें,
अगर धीरे चलोगे तो मिलोगे दोबारा, तेज चलोगे तो मिलोगे शमशान। हेलमेट बाबा का 15 साल पहले औरैया में मोटरसाइकिल और साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। उसी के बाद ये सबक लेते हुए साइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, यूपी के कई जिलों में साइकिल यात्रा निकाल कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने यूपी के कई जिलों में यात्रा निकाली है और कहा कि यातायात पुलिस से मिलकर चौपाल भी किया है। और आज ये गोंडा पहुंचे थे, जहां पर गोंडा की यातायात पुलिस से माध्यम से हेलमेट बाबा ने चौपाल लगाया, लोगों को जागरूक किया और आज ही गोंडा होते हुए बहराइच चले जाएंगे। बहराइच के बाद, लखनऊ के बाद ये अपने जनपद औरैया को जाएंगे। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि आज हेलमेट बाबा के प्रेरणा से हम लोगों ने 2 पहिया वाहन चालक लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। जो मोटरसाइकिल चालक हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए। इसके लिए हेलमेट बाबा के माध्यम से चौपाल लगाकर जागरूक किया गया। हेलमेट बाबा के नाम से मशहूर रमेश प्रजापति उर्फ हेलमेट बाबा पिछले 15 सालों से हेलमेट लगाने को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा नाम रमेश कुमार प्रजापत उर्फ हेलमेट बाबा। मैं औरैया में रहता हूँ, औरैया में चला हूँ। ये जो है जैसे कानपुर है, बहराइच जा रहे हैं और जो है अयोध्या जी, ये आपके गोंडा आने में मुझे ये दिखा कि यहाँ जो लोग बाग हेलमेट लगा कर नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ हम प्रचार करेंगे हेलमेट का। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, स्वयं सुरक्षा पाओ, यातायात के नियम अपनाओ। और जब एक्सीडेंट जब हो जाता है तो लोग बाग रोड पर जाम भी लगाते हैं और पुलिस प्रशासन को परेशान करते हैं। तो ऐसा मत करो कि हेलमेट लगाओ, 4 पहिया वाहन चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे। अगर तेज़ रफ्तार चलोगे तो सीधे शमशान घाट मिलोगे। हम 17 साल हो गए सर मुझे हेलमेट लगाते प्रचार करते करते। ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था औरैया में, उसी दिन से मेरे जुनून हो गई कि आज से हम हेलमेट लगा के चलेंगे और जनता को संदेश देंगे कि हेलमेट लगाओ और स्वयं सुरक्षा पाओ। हमारा मोटरसाइकिल से हुआ सर जी, ना सिर्फ साइकिल से सादा। हम झांसी हो आए, ओरछा हो आए, लखीमपुर हो आए, शाहजहांपुर हो आए, आगरा हो आए और जो है कानो जो है सेफई हो आए, इटावा हो आए, और आपके कानपुर उरई, और आपके इधर ये कानो जो कानपुर आ गया, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी अयोध्या जी होते हुए आपकी गोंडा आया, गोंडा बहराइच, इसके बाद नखलऊ फिर वापस हम जाएंगे औरैया। 12 तारीख के। हाँ साइकिल चलती जी सर जी। देख रहे हैं आप जनपद गोंडा में गुरु नानक चौराहा के पास में हम लोगों ने 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट बाबा के प्रेरणा से हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं उनको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, हेलमेट क्यों ज़रूरी है, ये बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में हेलमेट बाबा के नाम से प्रसिद्ध पिछले 15 वर्षों से हेलमेट के लिए प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चला रहे हैं श्री रमेश चंद जी औरैया से आए हुए हैं। ये औरैया से उन्नाव, अमेठी, अयोध्या होते हुए गोंडा पहुँचे हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ गोंडा में और लोगों को हेलमेट लगा के चलने की ज़रूरत है, हेलमेट कम लगा के चल रहे हैं। और इसी क्रम में आपके द्वारा ही लोगों को जागरूक किया गया है और हम आपके माध्यम से और आपकी इच्छा को देखते हुए आप सब लोगों से, जनता के लोगों से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप मोटरसाइकिल से चलें हेलमेट लगा के चलें। हेलमेट लगा के चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर परिवार भी खुशहाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। खबर मुजफ्फरनगर से है। कॉमनवेल्थ गेम में ब्राउज मेडल जीतकर गांव पहुंची इंटरनेशनल खिलाड़ी दिव्या काकरान का भव्य स्वागत। मंसूरपुर से लेकर पुरबलियान तक रहा स्वागत का लंबा काफिला। मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम करने वाली जनपद मुजफ्फरनगर की बेटी और इंटरनेशनल खिलाड़ी दिव्या काकरान ब्राउन मेडल जीतकर पहली बार अपने गांव पहुंचे, जहां क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और मुजफ्फरनगर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्या काकरान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दिव्या काकरान ने कहा कि आगे भी वह गोल्ड हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा परिश्रम करेंगी। पिता ने यूपी सरकार का आभार जताया।
पुरबालियान गांव की बेटी दिव्या काकरान का कई दिन से आने का इंतजार कर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम में ब्राउन मेडल जीतकर लौटी दिव्या काकरान को पहले 15 अगस्त को गांव पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह के चलते कार्यक्रम टल गया था। दिव्या काकरान बुधवार को मंसूरपुर पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। मंसूरपुर से लेकर पुरबालियान तक उन्हें लंबे काफिले के साथ लाया गया। भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत तमाम ग्राम प्रधानों और बुजुर्गों ने दिव्या काकरान का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। वहीं बेटी के अद्भुत स्वागत से पिता सूरजमल, मां और दादी गदगद नजर आए। दिव्या काकरान का कहना था कि इलाके के लोगों ने उम्मीद से ज्यादा उन्हें समर्थन दिया है। वो आगे भी और ज्यादा मेहनत कर लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पिता सूरजमल का कहना था कि इस बार दिव्या काकरान यूपी की ओर से खेली थी। सरकार ने 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ दिव्या को डीएसपी पद पर पदोन्नति दी है, जबकि दिल्ली सरकार से उन्हें कुछ नहीं मिला। नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और जब मैं गांव में आई तो मतलब जब मैं गांव में आई थी तो वहीं से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और इतने सब लोग थे, सब भाई गांव के, तो सब ने बहुत ही बढ़िया स्वागत करा मेरा। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे गोल्ड मेडल लाना है अगली बार। सब में इतनी उत्सुकता थी और इतना भव्य स्वागत हुआ मेरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि गाँव वाले इतना तगड़ा मेरा स्वागत करेंगे। मैं मंसूरपुर से ही सीधा मुझे वहीं से ले लिया था और यहाँ तक मेरा स्वागत हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहाँ तक शिक्षा हुई है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है। कहाँ पढ़ी है आप? मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली नहीं, मेरठ। मेरठ पढ़ी है। हाँ जी। दिल्ली किस खड़े में आप वो ये अपना जो वहाँ जो प्रैक्टिस करती थी? मैं गुरु प्रणव अखाड़े में प्रैक्टिस करती हूँ और जो मेरे गुरुजी थे वो भी एसीपी थे, वो भी ओलंपियन थे और जो मेरे कोच है वो मुझे तैयारी कराते हैं। तो इसका श्रेय किसे देते हैं आप? आज जो यहाँ ये तो सभी का सहयोग से है। पहले दादा दादी ने मेरे पापा को पहलवानी कराई, तभी मेरे पापा ने पहलवानी करी। फिर क्योंकि हमारी तो पीढ़ी पहलवान है, फिर मेरा भाई को पहलवानी कराई मेरे पापा ने और फिर मेरा नंबर आया। तो जो मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, परदादा ने, जो तीसरी चौथी पीढ़ी चलती आई ने, इन सब की मेहनत मेरे पे आके वसूल हुई। तो सबका बहुत सहयोग रहा, मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, मेरी दोस्त नीना का, तो सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है मुझे यहाँ तक लाने में। पहलवानी करते वो आपकी खानदानी विरासत में मिली हुई है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे खून में ही पहलवानी थी। बस मुझे आके बस थोड़ा बहुत में मुझे लगता है कि जो मेहनत उन्होंने करी है वो मेहनत मुझे आगे लगी है, मुझे विरासत में ही मिली है पहलवानी। तो पहली बार आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम? नहीं, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है मेरा ये। 2018 में भी मैं ऑस्ट्रेलिया से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी और 2022 में भी मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ। और मुझे ये था कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिस वजह से मैं पदक आने से। अब आगे क्या? अब आगे एशियन गेम्स है, तो एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं और वो ये लक्ष्य है और आगे ओलंपिक और ओलंपिक की तैयारी करेंगे। प्रदेश सरकार को कितना मानते हैं इसमें सहयोग? बहुत ज़्यादा है और हमारे यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा पहलवानों को और खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दिया है। और हमारे यूपी के 5 मेडल आए और पाँचों के पाँचों लड़कियों के आए हैं। और योगी सरकार ने 50 लाख की घोषणा करी है और मुझे डीएसपी का मुझे ओहदा भी मिला है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल आया और आपको क्या महसूस हो रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कॉमनवेल्थ में पहली बात तो सिलेक्शन में इतना परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, पूरे देश में से बच्चे छटके जा और इसने सिलेक्शन करा अपने वजन में, फिर वहाँ से जो है इसका ब्रॉन्ज मेडल आया। पर हमें दुख है कि इसका गोल्ड नहीं आया, क्योंकि गोल्ड की हकदार थी। कुश्ती ऐसी चली इसकी, वो लड़की ओलंपियन थी, उसको इसने पहले हरा रखा था। पर कोई बात नहीं, खेल तो खेल होता है। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि यूपी सरकार ने इसको नौकरी के लिए वो कर दिया, क्योंकि ये रेलवे में है, सीनियर टीटी है ये। पर उसके बाद भी उन्होंने जो है इसको 50 लाख रुपए और डीएसपी की नौकरी की घोषणा करी इन्होंने। तो यूपी सरकार के कितने लगते हैं आपको, क्या लगता है सहयोग कितना? यूपी सरकार का ही सब सहयोग, उन्होंने उसकी आजीवन पेंशन 20,000 रुपये पेंशन बांध रखी है, लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया
और अब ये नौकरी घोषणा कर दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। जबकि तैयारी दिल्ली में कर रही है, दिल्ली सरकार का कितना सहयोग रहा है इसमें? बहुत, दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा और उन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले 2011 से 17 तक दिल्ली से ही खेल लिया है, उन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं करा, इसलिए इसको फिर यूपी से लड़ाना चालू करा और ये यूपी से 1.5-2 साल खेल लिया, उन्होंने इतना कर दिया। और अब ये रेलवे से खेल ली थी, उसके बाद भी जो है यूपी ने जो है हमारा इतना सहयोग करा। हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खेल को इतना बढ़ावा दे दिया, उनसे ऊपर कोई भी जो है देश में ऐसा प्रदेश नहीं जो इनसे ऊपर धनराशि दे रहा हो आज के टाइम में। मैं ये चाहूँ कि लड़की ऐसे काम नहीं करती ये पहलवानी का। मैं बहुत खुंदो खावती, बहुत रुके रोड़े कर करती, मैं ये ऐसे कर का काम आगे थारी कोई शादी भी नहीं करने का, लेने का कौन टूट जा भाई, ऐसे काम कर हैं क्या, बस या माननी नहीं, कहने नहीं अम्मा मैं करूँगी कर बेटे, नहीं हालत में नाराज़ी थी पर ये माननी नहीं करने लगी। अब मुझे इतनी खुशी हुई, अब सबके भगवान ऐसी बच्चे निकलो जैसे हमारे लिए। दादी जी, आपने विरोध करा कि बेटियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, नहीं ऐसे, लेकिन आज उसने पूरे देश में, पूरे संसार में नाम रोशन करा, नाम रोशन कर दिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई। लग रहा है कि आपने गलती करी थी रोक कर? हाँ, मैं तो बहुत रोकती, बहुत रुक के रोड़े करती ना कर। अब और भी बेटियां घर में होंगी तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहती मैंने सोची अब तो मगर सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, सबके बच्चे अपना आगे ऐसे लिख रखा और होशियारी आवा बच्चों में और नाम रोशन कर दिया भाई। खुश है आज आप? खुश हैं आज, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है? हाँ, बहुत खुशी। इसके जिंदगी यही पता नहीं जी जाऊँ कहने में तो हालत ख़राब हो जा, मैं लड़के को देख के फिर भगवान ने मुझे उल्टी दे दे। जैसे कि आपकी बिटिया यहाँ गांव में आई और मेडल जीत के लाए, आपको कैसे महसूस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमारे यहाँ पे। तो क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो गोल्ड की थी, पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो थोड़ा रह गई, इसलिए ब्राउन्स आया है। जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियां जो है चौका चोला बर्तन में रहती हैं और लड़कियों को बढ़ने के लिए बहुत मौके देने चाहिए, ऐसा नहीं होता, तो आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए? आप? मैं सभी समाज को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। आज ये देखो हर जगह लड़की आगे आ रही हैं, तो अगर आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ से वो करेंगे, फिर तो बर्तनों में रह जाएंगे। तो क्या लगता है इस जहाँ स्टेज पे आज आपकी बिटिया पहुँची है तो आपका परिवार कितना लगता है कितना आगे जाएगा, कितना परिवार को क्या आज परिवार सभी खुश होते हैं, पर कल परिवार ने मना कर दी थी सभी ने कि लड़की को पहलवानी नहीं करानी है, पर थोड़ा सा मने थी, पर अब सभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। वाराणसी जिला, जिसे धर्म की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटक के लिहाज से वाराणसी में देश सहित विदेश के पर्यटकों का भी लगातार आना जाना होता है। लेकिन वहीं बीते 2 सालों में वाराणसी के पर्यटन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कोरोना काल में ये 0 के बराबर हो गया था, लेकिन 2022 में भारी उछाल देखने को मिला। अगर डेटे की बात करें तो पर्यटक विभाग के अनुसार 2017 जनवरी तक 36 लाख की संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचे। वहीं 2018 में 48 लाख पर्यटक की संख्या रही। 2019 में 64 लाख पर्यटक वाराणसी पहुंचे और 2020 से 21 में ये संख्या कोरोना काल में 0 पर आ गई, जिससे वाराणसी के होटल सहित हर तरफ के कारोबार पर असर देखने को मिला। वहीं 2022 जनवरी में पर्यटकों के वाराणसी आगमन का रिकॉर्ड टूटा। 2022 जुलाई तक के डेटा के अनुसार भारतीय पर्यटकों की संख्या 1.50 करोड़ रही। कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण इस रिकॉर्ड तोड़ संख्या की वजह बनी। वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अनुसार बीते 2 सालों में वाराणसी में पर्यटक की स्थिति ठीक नहीं रही, पर्यटकों की संख्या में भी भारी गिरावट रही। लेकिन साल 2022 में वाराणसी में सारे रिकॉर्ड टूटे और भारी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचे। साथ ही साथ सावन के महीने में काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वालों का भी रिकॉर्ड टूटा। सावन के महीने में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अनुसार 9 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किया। इसके पीछे बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते दर्शनार्थियों की फाइल शॉट, बुदौलिया चौराहे के शॉट, घाट के शॉट, वाराणसी के होटल के शॉट आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
अगर 2022 में देखा जाए तो इस स्थिति में एकदम बूम पर है। पिछले आंकड़ों का यह आंकड़ा पछाड़ चुका है। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, वो एक नया एक्सपीरियंस था। जब से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है तब से इस क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा है। होटल से लेकर छोटे से छोटा गेस्ट हाउस, अगर इस वक्त की बात करें तो होटल से लेके छोटे से छोटा गेस्ट हाउस सब टोटली बुक है। 2022 के पहले टूरिज्म की मनोदशा अच्छी नहीं थी। यहाँ विदेशी पर्यटकों का ज्यादा फ्लोर होता था। देसी पर्यटकों की अपेक्षा आज की डेट में 15 के प्लस टूरिज्म बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। हर पर्यटक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने की उम्मीद रख रहे हैं। आज से 2 साल पहले होटल के रेट कम थे, उतनी बुकिंग नहीं होती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि बुकिंग और होटल के रेट में उछाल आई है और कहीं ना कहीं ये पर्यटकों की वजह से हुआ है। 2022 अगर हम देखें तो इस समय जो स्थिति है टूरिज़्म एकदम बूम पे है वाराणसी में, और अगर देखा जाए तो कई पिछले आंकड़ों को भी ये पछाड़ चुका होगा। हालांकि अगर हम इसको कोविड के टाइम 2 साल पहले से कंपेयर करते हैं तो शुरुआती दिनों में तो सब कुछ एकदम एज इट इज़ ब्लॉक था, बंद था। हम लॉकडाउन के दौर से गुज़र रहे थे, हमारे लिए नया नया एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर आगामी पिछले 13 दिसंबर 2021 वर्ष से जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है तब से हमने इस क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त बूम देखा है। चाहे कोई होटल हो, छोटे से छोटा गेस्ट हाउस हो, या कोई होम स्टे हो, या जो भी किसी भी तरीके की एकोमोडेशन पॉसिबिलिटी होती है, सब इस समय अपने एकदम पीक पीरियड पे हैं। सारे सोल्ड आउट्स मिलेंगे। अभी पिछला जो हमारा 13 से 15 वाला वीकेंड था उसमें कोई भी गेस्ट हाउस या किसी भी जगह पे कोई कमरा नहीं था। तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स इससे रिलेटेड हैं, इस समय काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं वो। 2022 जो अभी ये बीत रहा है, इससे पहले का जो 2 साल बीता है हम सभी को पता है, ये कोरोना काल रहा है जिसमें टूरिज़्म की कोई भी मनोदशा अच्छी नहीं थी। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पूरा सफ़र किया। लेकिन उससे पहले की जो इंडस्ट्री थी, यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का ज़्यादा फ्लो होता था डोमेस्टिक टूरिस्ट की अपेक्षा। आज का ग्राफ ये है कि यहाँ 80 to 85% आज के देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट का ग्राफ बढ़ा है। इसकी जो भी आप ये कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें बनारस में चेंज हुई। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका एक बहुत बड़ा एक वो है। हर ट्रैवल एजेंट से कहने का है या हर गेस्ट ये कह रहे हैं कि हमें बनारस जाने की उत्सुकता है, काशी विश्वनाथ नए कॉरिडोर को देखने की उत्सुकता है। हर तरफ जो रिंग रोड का निर्माण हुआ, जितने भी मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार हुआ, तो इस वजह से उसके बाद अभी अयोध्या का जो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट आने वाला है, तो लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म को लेके बहुत बड़ा एक उत्सुकता बनी कि हमें जाना है। उसमें सबसे बड़ा बनारस का एक ग्राफ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया, इसलिए डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ने की वजह से इसको ज़्यादा इसमें लोगों का उछाल आया है। कहीं ना कहीं बीते 2 साल पहले जो ग्राफ था पर्यटकों को लेकर और अब 2022 में इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला है। अभी के ग्राफ में आप समझ लीजिए कि लगभग टूरिस्ट के फ्लो की वजह से उस ग्राफ को आप मान के चलिए कि 30 से 40% का वो एक्स्ट्रा उन्होंने टच कर लिया है। आज से 2 साल पहले होटलों की स्थिति उस तरीके की नहीं थी, अभी कहीं ना कहीं ट्रैक पे आया है। बिल्कुल, आज से 2 साल पहले होटल की जो स्थिति थी, होटल्स के रेट्स जैसे कम होते थे या लोगों के अंदर उतनी ज़्यादा बुकिंग्स नहीं मानी जाती थी। आज की स्थिति ये है, होटल्स भी कुछ ज़्यादा आए हैं। छोटे होटल्स ही भले, बनारस क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा शहर नहीं है, लेकिन उसकी बुकिंग की उछाल ऐसी आई है, उसके रेट में उछाल ऐसी आई है, और ये तभी मुमकिन हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर्यटकों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है और ऑनलाइन बुकिंग की वजह से लोगों को इतना अच्छा उनको रेट मिल रहा है, होटल वाले खुद इतने अच्छे तरीके से उसको बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री बहुत बूम पे है। देखिए, काशी विश्वनाथ धाम के स्वरूप में आ जाने के कारण पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में वाराणसी की ओर रुख हो रहा है। विशेषकर दक्षिण भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो कोविड पूर्व के वर्षों में यानी 2019 के पूर्व जो हमें लगभग 3 से पौने 4 लाख तक पर्यटक आ रहे थे एक माह में, वो बढ़ कर के अब 7 लाख के करीब जनवरी माह में ही पहुंच गए थे। और इस वर्ष अगर जनवरी माह से आप जुलाई माह तक देखें तो जनवरी माह में हमारा जो डेटा शुरू हुआ है, पर्यटक सांख्यिकी बताती है कि लगभग 74,000 पर्यटक आए। वो
बढ़ते बढ़ते मार्च माह तक 11 लाख, अप्रैल में 12 लाख, 16 लाख, इस तरह बढ़ते बढ़ते जुलाई माह में लगभग 40 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है। और मैं समझती हूँ कि इसका मुख्य कारण काशी विश्वनाथ धाम का बन जाना, निर्मित हो जाना, काशी ये कॉरिडोर का बन जाने से पर्यटकों में बहुत उत्साह और उसे देखने की इच्छा है, जिस कारण बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी में आ रहे हैं। मैम, बीते 2 सालों में जो ग्राफ पर्यटकों का बहुत डाउन रहा है, इस बार अचानक इतना उछाल आया, और आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, ये ट्रेंड और बढ़ेगा, पर्यटक आगमन में और इजाफा होगा, क्योंकि अभी देखिए ये ऑफ सीज़न होता था। नॉर्मली ये ऑफ सीज़न मंथ्स थे। अक्टूबर से पहले गर्मी के मौसम में मार्च से लेकर अक्टूबर तक ऑफ सीज़न माना जाता है, जबकि लोग ट्रैवल कम करते हैं या पहाड़ों की ओर जाते हैं। अब की बार देखा गया कि गर्मी के मौसम में भी पर्यटक बड़ी संख्या में वाराणसी आए। अब की साल बारिश भी कम हुई है, बहुत उमस भी है, सब है, लेकिन इस समय भी पर्यटक बड़ी संख्या में आते ही जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड जब सीज़न शुरू होगा, यानी जब थोड़ी ठंडी का मौसम होगा, तब निश्चित तौर पे पर्यटक और बड़ी संख्या में वाराणसी आएंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे विजन के हिसाब से काशी में जो पर्यटन, चाहे वो रिलीजियस पर्यटन हो या हमारा अन्य पर्यटन की जो एवेन्यूज़ हैं, वो उसमें काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई। और उसी दृष्टिगत अगर हम लोग पिछले 4-5 साल का आंकड़ा निकालें और उसमें पिछले 2 वर्ष का जो कोविड का आंकड़ा निकाल भी दें, तो हम लोग ये पाएंगे कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। खासकर 13 दिसंबर 2021 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, उसके पश्चात अनएक्सपेक्टेड जो हम लोग का कह सकते हैं कि वो हमारे टूरिस्ट की और श्रद्धालुओं के आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ा अगर देखें तो 2019, क्योंकि हम लोग 20-21 कोविड के दृष्टिगत बाहर निकाल दे रहे हैं, तो 2019 में रफली 64 लाख हमारे जितने पर्यटक थे देशी विदेशी से मिला के हमारे आंकड़ों के हिसाब से 2019-20 में आए थे। ये संख्या अगर हम लोग केवल अभी जो हमारा 22-23 का है, वो भी हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आधे भी हम लोग पार नहीं किए हैं, और ये आंकड़ा उसके पार जा चुका है। और केवल पिछले 1.5 महीने में करीब करीब 90 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी आए। और ये उस समय आए जब हमारा एक ग्रीष्मकालीन का समय था, जिस समय नॉर्मल पर्यटक कम आते हैं। आने वाला जो समय है हमारा अक्टूबर ऑनवर्ड, जो हमारा पर्यटन का मेन सीज़न होता है, उसमें ये संभावना और बढ़ी है। और जो हमारे विभिन्न होटल इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, उनके हिसाब से आने वाला जो हमारा विंटर्स होगा वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन एक साथ साथ चैलेंजिंग भी है, क्योंकि उस जो भीड़ आ रही है या जो लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को अब स्थापना सुविधाएं भी, चाहे होटल के रूम्स हैं, वो भी हम लोग को देखने पड़ रहे हैं। और केवल होटल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि टूरिज़्म सभी इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और ये बात हम लोगों ने विभिन्न जितने भी हमारे सभी एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, टूर गाइड एसोसिएशंस हैं, सभी से चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि एक अप्रत्याशित ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पूरा का पूरा एक सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज है काशी विश्वनाथ धाम, और उसके साथ साथ जो अन्य हमारी परियोजनाएँ पूरी हो रही हैं और या पूर्ण कर ली गई हैं, उसके कारण ये सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में पूरा का पूरा जो न सिर्फ वाराणसी का बल्कि आसपास के क्षेत्र का एक और नई बात देखने को मिल रही है कि जो लोग काशी आ रहे हैं, केवल काशी आके ही संतुष्ट नहीं हो रहे, वो यहाँ से विंध्याचल जा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं, आसपास के प्रयागराज जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक ये पर्यटन का पूरा एक ये क्षेत्र बन गया है, और इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पूर्वांचल की इकोनॉमी में आने वाला है। और खासकर टूरिज़्म जो एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर फोर्स होता है रोजगार सृजन के लिए, हम लोग आने वाले समय में इस सेक्टर में काफ़ी रोजगार के अवसर को देख रहे हैं।
और उसके साथ साथ जो अवस्थापना सुविधाएं उसको भी और बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी कई सारी और परियोजनाएं पे जो काम चल रहा है, नमो घाट है, उनका प्रथम चरण पूरा हुआ है, अभी उसका जो सेकंड चरण है वो भी इस साल के अंत तक हमारा पूर्ण हो जाएगा। सारनाथ में आपको जानकारी है कि सारनाथ में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम लोग काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट की ऑलरेडी वहाँ पर काम शुरू कर चुके हैं। वो भी हमारा परियोजना अगले साल के मध्य तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। इन सब के पूरे होने के बाद काफ़ी बड़ा परिवर्तन अभी ऑलरेडी नज़र आ रहा है और आने वाले समय और नज़र आएगा। और अभी विदेशी पर्यटक भी, चूँकि बहुत सारे फ़्लाइट्स के रिस्ट्रिक्शंस थे, वो अभी पूर्ण एकदम पूरी गति से नहीं आना शुरू हैं। जब ये फ़्लाइट सारी चालू हो जाएंगी तो विदेशी पर्यटकों का भी जब आना शुरू होगा तो मुझे पूरा एक विश्वास नहीं, मेरा हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग आने वाले समय में इस पूरे वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में खासकर इकोनॉमी के और जो माइक्रो इकोनॉमी है हमारे क्षेत्र की, वो काफ़ी बड़ी इसमें डेवलप होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। बलिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने दी बलिया को 2 बड़ी सौगात। बलिया के ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के लिए 2 बड़ी सौगातों की घोषणा की। उन्होंने बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और जिला कारागार को बाहरी हिस्से में शिफ्ट कर वर्तमान जिला जेल को सेनानियों का स्मारक बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बलिया की आजादी के नायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। बलिया बलिदान दिवस पर आज बलिया पुलिस लाइन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल से मेडिकल कॉलेज की जमीन मांग रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रही है। 3 साल पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था। जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुख्य सचिव यही बलिया में पढ़े बड़े हैं। आज इसी काम के लिए उन्हें साथ लेकर आया हूँ। आज मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान जिला कारागार को शहर के बाहर शिफ्ट करा के वर्तमान कारागार के स्थान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। बलिदान से मिली बलिया को नई पहचान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व व बलिया बलिदान दिवस के सुखद संयोग पर बलिया आगमन को खुद का सौभाग्य बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि बलिया का अपना इतिहास रहा है। यह ऋषियों, मुनियों व क्रांतिकारियों की भूमि है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से बलिया को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बलिया की धरती के लाल अमर सेनानी मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई की, जो चिंगारी बैरकपुर छावनी मेरठ में जलाई थी, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी है। 1942 में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तब महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे की अगुवाई में बलिया ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 50,000 की संख्या में बलिया के लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन को तमाम क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करना पड़ा। चित्तू पांडे जिलाधिकारी और महानंद मिश्र पुलिस अधीक्षक की भूमिका में आए। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया था, लेकिन बलिया ने कभी बलिदान से संकोच नहीं किया। पूर्व पीएम स्वर्गीय चंद्रशेखर को याद किया सीएम योगी ने। बलिया बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया की माटी के लाल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई लोकनायक जयप्रकाश जी ने शुरू की थी, उसमें चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना हो सबका संकल्प। योगी ने कहा कि 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में 75 सप्ताह के कार्यक्रम को आजादी के अमृत महोत्सव के स्वरूप में आगे बढ़ाया था। अब इसे 1 वर्ष और बढ़ाया गया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने सबको 5 संकल्प दिलाए हैं। इन संकल्पों के अनुरूप भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना ही हम सबका संकल्प होना चाहिए। आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सभी को पीएम मोदी के बताए 5 संकल्पों को साथ लेकर चलना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कहीं भी गुलामी की निशानी न रहे। यदि हम सभी अपने अपने क्षेत्र के कार्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें तो कोई भी ताकत हमें इस देश को विश्व की महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के संकट में जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में डटकर सामना करते हुए कोरोना को पस्त कर दिखाया। पीएम मोदी ने आज वह स्थिति बनाई है जब आने वाले दिनों में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करता होगा। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में देश में बिना भेदभाव सभी लोगों को शासन की योजना का लाभ मिला है। एयरपोर्ट जैसा बनेगा बलिया का बस स्टेशन। सीएम योगी ने कहा कि हमें विकास के नए आयामों से बलिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है।
इसी के तहत अनेक कार्य भी हो रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे से 2 से 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचा जा सकेगा। परिवहन मंत्री बलिया से हैं, ऐसे में यहाँ के बस स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा। गांव कस्बे की क्रांति ज्वाला की लिखी जाए गाथा। बलिया बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने यहाँ के शिक्षकों व पूर्व शिक्षकों से अपील की कि वे यहाँ के गांवों, कस्बों, गलियों में फूटी क्रांति ज्वाला की गाथा लिखे। सरकार उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेगी। योगी ने कहा कि देश की आजादी के लिए हर जाति मजहब के लोग साथ मिलकर लड़े थे। सरकार भी इसी के अनुरूप सबको साथ लेकर चल रही है। इस अवसर पर समारोह के संयोजक एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, सांसद वीरेंद्र सिंह, नीरज शेखर, रविंद्र कुशवाहा, विधायक केतकी सिंह, LLC रविशंकर सिंह, पप्पू, पूर्व सांसद भरत सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला, संजय यादव आदि भी उपस्थित रहे। अमर शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर किया जुलूस का शुभारंभ। समारोह को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री जिला कारागार पहुंचे। यहां उन्होंने परिसर में स्थापित अमर शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर अमर सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने बलिया बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में निकलने वाले जुलूस में शामिल लोगों को माला पहनाकर जुलूस का शुभारंभ किया। उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया, लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी, ऋषि मुनियों की धरती है और महाराज भृगु ने भी कभी भी कोई चिंता नहीं की। यहाँ पर कैमरा आगे मत उठाना। बलिया आज भी उस श्राप से अपने को मुक्त नहीं कर पाया। मैं पिछले 5 साल से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मांग रहा हूं, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल पाई, जबकि बलिया में 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था। और आज मैं मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव हमारे इसी बलिया में रह करके पढ़े थे, तो इसलिए उनको विशेष रूप से लेकर के आए हूं कि आज शाम तक उनको यहां रहना है और महाराज भृगु की इस धरती के लिए एक मेडिकल कॉलेज क्रांतिकारियों की स्मृति में तो जरूर दे करके आज जाइएगा। तो उस समय भी अनुशासन नहीं माना था और जब देश की आजादी के लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता पड़ी, किसी धरती के इसी माटी के लाल मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई थी। तो अंग्रेज अधिकारियों को जो भारतीयों पर क्रूरता ढाते थे, उन्हें मार करके देश की आजादी की चिंगारी को
बैरकपुर छावनी में जलाने वाला कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि इसी बलिया की धरती के नाम महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। और इसलिए मंगल पांडे की धरती पर आकर के मैं अभिभूत हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।